हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगस्त 2023 की मंथली मैगजीन विजन आईएएस की, जिससे पहले हम लोगों ने मई की कंप्लीट की थी और जून की भी कंप्लीट की, साथ ही साथ जुलाई की भी कंप्लीट हम लोगों ने कर ली है। और ये आज हम कर रहे हैं अगस्त 2023 की, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सारे टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें 3 क्लासेस लगी, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही लेंथी टॉपिक थे। जहां से इस बार यूपीएससी 2024 में मैं दावे से कह सकता हूं कि पॉलिटी के सेक्शन से एक ना एक प्रश्न जरूर होगा। तो इस मंथ की पॉलिटी सेगमेंट को बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बने रहेंगे ये लोग, क्योंकि यूपीएससी 2024 यहां से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछेगा। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज आपको ज्योग्राफी और साइंस की क्लास भी मिल जाएगी, क्योंकि दिन में थोड़ा काम की व्यस्तता थी, जिसकी वजह से पापा और मम्मी दोनों को ही मेरे को हॉस्पिटल दिखाना था। इस वजह से जो है कि टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज हमारा इंटरनेशनल रिलेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक चलेगा इंडिया और ग्रीस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इंडिया और ग्रीस, क्योंकि पिछले 40 सालों में इंडिया और ग्रीस के बीच में कोई भी राजनीतिक संबंध बने नहीं, कोई भी जो है कि सामरिक संबंधों का विकास नहीं हुआ, आर्थिक संबंधों का भी जो विकास हुआ वो बहुत निम्न स्तर पर रहा। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के भारत और ग्रीस के संबंधों को हमें स्टडी करनी है, और देखेंगे इसमें चाइना को कैसे प्रतिसंतुलित कर सकते हैं, रसिया को कैसे कर सकते हैं, ब्रिक्स देशों के साथ साथ और भी जो संगठन है उसमें हम कैसे यूज करें ग्रीस को। यूरोपीय यूनियन का जो सदस्य है ग्रीस, और जबकि यूरोपीय यूनियन से भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस की राजकीय यात्रा की। 4 दशक का मतलब लास्ट 40 ईयर्स। और अगर आज हम लोग रह रहे हैं 2023 में, तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि 1983 से पहले भले कोई गया था, लेकिन 1983 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट आई, चाहे वो इंदिरा गांधी की आई या फिर राजीव गांधी की आई 1985 से, या फिर आपकी देखेंगे आगे मनमोहन बीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है, अटल बिहारी वाजपेयी की आती है, 2004 में मनमोहन सिंह आते हैं, 2014 में मोदी जी आते हैं। खुद जो है कि मोदी जी ने भी अपने 2 कार्यकाल पूरे होते होते तब जाके 2023 के महीने मतलब साल में यात्रा की। तो आप देखेंगे कि ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से हमने यूरोपीय यूनियन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश और साथ ही साथ एशिया का भी एक इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करने वाले देश को हमने बहुत दरकिनार किया, इसके साथ संबंधों पे मजबूती नहीं की। लेकिन अब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजकीय यात्रा करके एक नया संबंध की, नए चैप्टर की शुरुआत की गई है। जैसा कि दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने और राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर अपनी सहमति दी है। अर्थात कि अब हम रणनीतिक साझेदारी भी बढ़ाएंगे, द्विपक्षीय संबंध भी बढ़ाएंगे, राजदूतावास के संबंध भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्रों में जो इकोनॉमिक हम जो कि ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, उसमें भी फोकस किया जाएगा। और प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर ग्रीस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो यहाँ पर ये एक सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ। लेकिन अब हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो यात्रा की ग्रीस की, उसके बीच में क्या फायदे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये मैप पर लोकेशन दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पीरियस बंदरगाह है, वहाँ पर ग्रीस का पीरियस बंदरगाह और भारत का मुंबई बंदरगाह, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, कि कैसे हम एक यात्रा करेंगे, कैसे हम एक जलमार्ग की खोज कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, येलो कलर का ये जो पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीस का पार्ट है, और इसमें इस तट के किनारे एक गोला बना हुआ है रेड सा, ये पीरियस बंदरगाह है। जब हम यहाँ से निकलेंगे अपने किसी भी सामान को लेकर, तो हम सबसे पहले प्रवेश करेंगे सऊदी अरब के पास। हालांकि इससे पहले एक छोटा सा देश पड़ता है, लेकिन इस सऊदी अरब के पास जब हम प्रवेश करेंगे, रियाद जो इसकी राजधानी है, वहाँ से होते हुए हम आगे आएंगे यूएई की राजधानी दुबई से होते हुए फिर यहाँ पर हम मुंबई में पहुँचेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने भूमध्य सागर, ये मेडिटेरियन जो सी है, भूमध्य सागर से निकलते हुए लाल सागर को संबंधित करते हुए, साथ ही साथ बाबल मंदिर की जो जलसंधि है वहाँ से होते हुए भारत के अरब सागर में प्रवेश करेंगे और मुंबई तक अपना व्यापार करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूट तैयार होगा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रूट रहेगा जो भारत और ग्रीस के व्यापार को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा।
साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भारतीय प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा थी उसके क्या परिणाम निकले, तो सबसे पहले कि आपको पता है कि भारत में जो हरियाणा में गुरुग्राम है या गुरुग्राम का है, वहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी है, हेडक्वार्टर, जो कि क्या करता है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जो स्थित देश होते हैं, जिनको उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं, इनके साथ संबंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हम नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करें, सौर ऊर्जा का उत्पादन करें। लेकिन अब जो नई समय सीमा बनाई गई है, नए नियम बनाए गए हैं पिछली साल, उसमें यह कहा गया है कि जो भी देश चाहे वो इस गठबंधन में जुड़ सकता है। केवल कर्क और मकर रेखा के बीच का ही नहीं, कर्क रेखा से ऊपर रहने वाले देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो ग्रीस की लोकेशन है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं थोड़ा सा जूम करके, आपको ये पता है कि भारत की लोकेशन यहाँ पर है, ये जाती है यहाँ से 23.5 डिग्री, यानी कर्क रेखा जा रही है, जबकि कर्क रेखा के ऊपर ये रहा ग्रीस। तो ये भी जो है कि आईएसए में अब शामिल हो रहा है। तो अब नए नियम के अनुसार केवल कर्क और मकर रेखा के बीच के देश ही नहीं, अब कोई भी देश दुनिया का किसी भी कोने में रहने वाला भारत के और फ्रांस के द्वारा जो बनाया गया आईएसए था, इसमें शामिल हो सकता है। तो भारत ने स्वागत भी किया आईएसए में ग्रीस के शामिल होने का। साथ ही साथ भारत ने कहा कि वो आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन में ग्रीस के शामिल होने के प्रति आशान्वित हैं, कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं, जो हम डिजास्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहे होते हैं, तो सीडीआरआई, इसमें भी ग्रीस के शामिल होने की आशा हमें व्यक्त की जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जो संबंध स्थापित करने की बात की गई, बहुत ही गर्मजोशी के साथ ग्रीस में जो है कि उनका स्वागत किया गया, और ग्रीस से काफी कुछ जो है कि उम्मीदें लगी, और ग्रीस को भी भारत से। दोनों ही देशों के प्राचीन स्थलों के संरक्षण, सुरक्षा में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने और यूनेस्को के भीतर सहयोग को मजबूत करने पर भी इन दोनों के बीच में सहमति हुई। क्योंकि ग्रीस जो भारत ही नहीं, दुनिया का बहुत पुराना जो है कि शहर है, जहाँ पे आपने ग्रीक, यूनान वगैरह जैसे देश देखे, जहाँ से आपने सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे विद्वानों का नाम सुना। साथ ही साथ हमारे जो भारत की गांधार शैली है, जिसमें हेलेनिस्टिक कला का प्रचार देखने को मिलता है, जिसमें आपको भारत और ग्रीक यूनान के कुछ मिश्रण देखने को मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी, जो कि ग्रीक यूनानी राजदूत हुआ करता था, तो भारत के साथ इनके बहुत प्राचीन संबंध है। तो इन संबंधों को दोबारा एक रिनोवेट करने के लिए, इन संबंधों को दोबारा जो है कि उजागर करने के लिए, महत्व देने के लिए सहमति व्यक्त की गई है दोनों देशों के द्वारा। और साथ ही साथ एमएमपीए पर भी एक सहमति बनने के जो है कि बनी है शीघ्र रूप से, जो क्या है, आवागमन और प्रवासन साझेदारी समझौते। अर्थात भारत के लोग अब ग्रीस में जाके भी काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे और आवागमन करेंगे, वैसे ही ग्रीस के लोग भी भारत आएंगे और यहाँ पर भी अपना रोजगार वगैरह करेंगे। तो इस पर भी एक सहमति बन गई है। तो बात करेंगे कि आखिर इतनी गर्मजोशी से जो स्वागत हुआ, तो भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ग्रीस की, क्यों भारत जो है कि ग्रीस के पीछे इतना पड़ा है, क्यों भारत को ग्रीस में फायदा दिख रहा है। तो पहला कि वैश्विक मंचों पर समर्थन करने लगेगा ग्रीस भारत का। जैसे एनएसजी में भारत की सदस्यता के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए ग्रीस ने भारत का समर्थन किया है। ग्रीस कहता है कि भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जो कि एनएसजी है, इसमें भी भारत को मेंबरशिप मिलनी चाहिए, और भारत को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के रूप में भी दर्जा मिलना चाहिए, जिसमें P5 को मैंने बताया है कि 5 वीटो पावर वाले देश हैं, जो केवल 5 ही हैं, लेकिन अब उनकी जो संख्या वृद्धि हो रही है, यूएन में सुधार किया जा रहा है, तो भारत को भी वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के साथ परमानेंट मेंबर बनने का दर्जा देने की बात हो रही है, और इसमें ग्रीस हमारा समर्थन कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब हम अपनी बातों को कहीं रखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यार दोस्त हमारी बातों का समर्थन करें, हमारे परिवार के लोग हमारे एक्टिविटी को, हमारी जॉब को, हमारे वर्क प्रोफाइल को समर्थन करें। सेम इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी हम किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक एक देश से ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ के जो शासन प्रमुख के लोग हैं, जो शासक प्रमुख हैं, वो हमारा समर्थन करें कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भारत को एक दर्जा मिलना चाहिए, भारत को एक स्थान मिलना चाहिए, भारत को एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया में एक नई दिशा दिखा सकता है, भारत एक नई ऊर्जा पैदा कर सकता है। तो पश्चिमी देशों का प्रभुत्व कम करिए, एशियाई देशों का, दक्षिणी देशों का प्रभुत्व बढ़ाइए, जिसमें भारत भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए ग्रीस का समर्थन होना जरूरी है। अब आप कहोगे सर ग्रीस एक छोटा सा देश है, उससे हमारा क्या उखड़ेगा? तो आपको मैं बता दूं, ग्रीस यूरोपीय यूनियन का एक प्रमुख देश है, जो कि 28 देशों का एक समूह है,
यूरोपीय यूनियन, और इसमें मैक्सिमम देश आपके पश्चिम एशियाई देश, मतलब पश्चिमी देश है, वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपीय देश है। अगर ग्रीस समर्थन करेगा तो धीरे धीरे यूरोपीय देशों के, मतलब यूरोपीय संघ के और भी अन्य देश होंगे जो भारत के समर्थन में उतरेंगे। तो ये क्या हो गई बात कि हमने उंगली पकड़ी लेकिन हमने कंधा पहुंचने की कोशिश कर ली, यानी हमने एक ग्रीस के सहारे हमने पूरे यूरोपीय यूनियन का समर्थन लेने का प्रयास करने का कोशिश किया। दूसरा, भू राजनीतिक स्तर पर देखें तो ग्रीस और आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध उभरती हुई तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान सैन्य दूरी के लिए महत्वपूर्ण काम करेगा। जैसे आप देखोगे टर्की और ग्रीस के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन ग्रीस और आर्मेनिया के संबंध अच्छे हैं, जबकि टर्की क्या कर रहा है, पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ अच्छे संबंधों को डेवलप कर रहा है। इन्हें थ्री ब्रदर्स के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के परमानेंट मेंबर, वीटो पावर वाले मेंबर बनने का विरोध करते हैं। तो ये तीनों भाई भाई के रूप में नाता अपनाते हैं, और ऐसे में आप देखोगे ग्रीस और आर्मेनिया जो कि इस धुरी को कम करने में हमारी भूमिका, मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भू सामरिक की बात करेंगे तो ग्रीस की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, और भूमध्य सागर एक ऐसा सागर है जो कि एशिया महाद्वीप, सऊदी अरब वगैरह के क्षेत्र में, अफ्रीका और यूरोप तीनों में ही फैला है, और तीनों में ही हमें व्यापार करने के लिए स्वेज नहर वहां पे देखने को मिलती है, लाल सागर देखने को मिलता है, वहां से निकलते हुए हम बाबल मंदेव की ओर आते हैं। तो भूमध्य सागर में अगर हमारी समझ अच्छी रहेगी, हमारी पकड़ अच्छी रहेगी, तो हम यूरोपीय देशों से जो व्यापार अटलांटिक महासागर से करते हैं वो अब भूमध्य सागर से जब करेंगे तो स्वेज नहर के माध्यम से, लाल सागर के माध्यम से हम अरब सागर में प्रवेश करेंगे, जहां से भारत को कम खर्च में, कम लागत में जल्दी सामान प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी एक संबंध अच्छा होगा। वहीं यूरोपीय बाजार तक पहुंच, क्योंकि भारत क्या कर रहा है, ग्रीस के पीरियस बंदरगाह के माध्यम से मुंबई और यूरोपीय मुख्य भूमि के बीच एक मल्टी मॉडल लिंक स्थापित करने पर विचार कर रहा है, जो कि भारतीय वस्तुओं की तेजी से शिपमेंट संभव हो सकेगी यूरेशियाई बाजारों में। और G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 हुआ था, उसमें एक नया जो है कि प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे। क्या है? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे। इसको जो है कि ग्रीस को भी इसमें शामिल करने की बात की गई है। हालांकि G20 का मेंबर नहीं है ग्रीस, लेकिन फिर भी भारत ने इसकी ओर ध्यान दिया। और ऊर्जा केंद्र की बात करेंगे तो भूमध्य सागर के जो क्षेत्र हैं वो लगभग 1.7 बिलियन बैरल की क्वांटिटी में तेल है वहां पे, और लगभग 112 ट्रिलियन क्यूबिक की क्वांटिटी में गैस भी वहां पर है। विशाल भंडार मौजूद है जो भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। और ग्रीस में सूर्य तप की प्रचुर मात्रा और इसकी मजबूत पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो विद्युत उत्पादन कर सकती है, जिससे भारत को भी विद्युत सप्लाई की जा सकती है। वहीं रक्षा और सुरक्षा की बात करेंगे तो भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक संभावित बाजार सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ग्रीस एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पे एशियाई देशों के साथ भी उसके सीधे सीधे संबंध बन रहे हैं सीमा रेखा के माध्यम से। तो वहां पे हम जो है कि सुरक्षा के स्तर पे हम रक्षा निर्यात कर सकते हैं, जो रक्षा के उपकरण हम तैयार कर रहे हैं। वहीं भारत और ग्रीस ने भूमध्य सागर में नौसैनिक अभ्यास में भी भाग लिया है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है, जिससे भारत और ग्रीस की जो डिफेंस टीम है वो काफ़ी मजबूत हो सकेगी। तो ये तो आपके महत्व होगा, लेकिन फिर भी भारत और ग्रीस के जो संबंध है आखिर क्यों पिछले 40 दशकों में नहीं बढ़ पाए, तो कहीं ना कहीं कोई समस्या रही होगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर देशों में भारतीय प्रधानमंत्री इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपने आर्थिक हितों को ढूंढ रहे हैं, राष्ट्रीय हितों को ढूंढ रहे हैं, तो ग्रीस में क्यों नहीं? उस ग्रीस में जहाँ से यूनान का उदय हुआ, जहाँ से सुकरात जैसे विचार देखने को मिले, प्लेटो जैसे विचार देखने को मिले, मेगास्थनीज जैसे राजदूत हमारे यहाँ आए, और हम उस ग्रीस के साथ संबंध ही स्थापित नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कोई चुनौती भी रही होगी। जैसे द्विपक्षीय संबंधों में कमी रही, 4 दशकों से कोई भी उच्च स्तरीय वार्ता नहीं हुई, ना तो कोई राष्ट्रपति गया, ना वहाँ कोई प्रधानमंत्री गया, अगर गए भी तो केवल राजदूत के अधिकारी गए, छोटे मोटे ब्यूरोक्रेट्स गए, IAS ऑफिसर गए। लेकिन बड़े स्तर का जब अधिकारी नहीं आता है, जैसे होता है ना कि हम अपने घर में शादी करते हैं किसी फैमिली मेम्बर की, और हम उम्मीद करते हैं कि फला व्यक्ति के यहाँ से उसके पिताजी या उसके माताजी जरूर आएंगे, लेकिन वो किसे भेज देते हैं, मजबूरी बस, कारणवश, किसी वजह से या संबंधों को अच्छे न होने की वजह से वो अपने छोटे बेटे को भेज देंगे या किसी एक फैमिली मेम्बर को भेज देंगे कि तुम चले जाओ और मेरी तरफ से शगुन भी दे आना। तो हमें बुरा लगता है यार कि हम जिसकी उम्मीद कर रहे थे गार्जियन की, वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमारे संबंध शायद अच्छे नहीं थे। अगर हमारे संबंध अच्छे होते हैं, घनिष्ठ होते हैं, तो उनके गार्जियन आते हैं और बच्चे तो आते ही हैं कॉम्प्लीमेंट्री के साथ।
तो यही संबंध होता है कि भारत और ग्रीस के बीच में उच्च स्तरीय जब तक वार्ता नहीं होगी तो ग्रीस भारत में इंटरेस्टिंग नहीं होगा, भारत में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। और इस चीज का 40 सालों में जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। शिखर वार्ता के स्तर पे जो है कि उन्होंने वार्ता की वहां पे, और चीन की जो उपस्थिति है, क्योंकि चीन ऐसे हर उस देश को कवर कर रहा है जहां उसे लगता है कि आर्थिक सहायता देने से, ऋण देने से हमारा काम बन सकता है, यानी वो हमारे फेवर में आ सकता है। तो चाइना अपने फेवर में कर लेता है इस तरीके से, और भारत को काउंटर करने के लिए भी वो लगातार छोटे छोटे देशों पर कब्जा करता जा रहा है। तो ऐसे में आप देखोगे कि चीनी स्वामित्व वाली एक कंपनी है कॉस्को, उसका पीरियस बंदरगाह में लगभग 60% हिस्सेदारी है, और हम उस पीरियस बंदरगाह से मुंबई के रूट को जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो सोचिए, जिस बंदरगाह से हम जोड़ रहे हैं वहां पे चाइना की उपस्थिति 60% है, तो उसकी उपस्थिति को हमें कम करना पड़ेगा, तब हम उसके बंदरगाह को सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। जैसे चाबहार पोर्ट हमने प्रयोग कर रहे हैं ईरान में, वहां पे चाइना का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम है। लेकिन वहीं श्रीलंका के हम्बनटोटा और कोलंबो, जो आपने सुना होगा न्यूज में कि हम्बनटोटा और कोलंबो को लीज पर दिया था चाइना को, लेकिन चाइना ने उस पर कब्जा कर रखा है कि जब तक श्रीलंका उसके पैसे को रिटर्न नहीं करेगा तब तक हम्बनटोटा पे पूरा नियंत्रण उसी का रहेगा। तो इस तरीके से भारत भी इन संबंधों को डेवलप करना चाह रहा है, और कम व्यापार और निवेश भी रहे हैं, क्योंकि ग्रीस के साथ भारत के व्यापार संबंधों को सीमित व्यावसायिक अवसरों, अपर्याप्त निवेश, पूंजी प्रवाह, निर्यात को बढ़ावा देने जैसे सक्षम उद्यमों की कमी और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब आप संबंधों को नहीं बढ़ाएंगे तो कोई भी देश आपके यहाँ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, यानी इंटरेस्ट नहीं लेगा, आकर्षण नहीं लेगा, विचार नहीं करेगा आपके बारे में। अब हम आगे क्या कर सकते हैं कि संबंधों को मजबूत करने के लिए सबसे पहले ग्रीस और साइप्रस दोनों ही यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, और यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक सेतु के रूप में काम कर सकते हैं। क्योंकि भारत के यूरोपीय संघ के बहुत सारे देश हैं जिनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, जैसे जर्मनी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। हालांकि अब यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया है, लेकिन पहले ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध थे और आज भी अच्छे संबंध हैं। आज तो भारत के दामाद खुद ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ऋषि सुनक, जो कि इंफोसिस के जो संस्थापक हैं नारायण मूर्ति जी, उनके दामाद हैं। पता है ना आप सभी को? नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, ऋषि सुनक के बारे में जानिए कि वो भारतीय दामाद भी कहलाते हैं और वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसे और भी देश हैं यूरोपीय यूनियन में जिनके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। उसमें अगर हम ग्रीस और साइप्रस के साथ भी संबंध को अच्छे करेंगे तो कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन में हमारा और दबदबा बढ़ेगा। विकासात्मक सहयोग की बात करें तो भारत को अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार कर सकता है, मतलब जो ऋण देने की जो लिमिट होती है उसको विस्तार करके क्या करे, जैसे चाइना ग्रीस को ऋण दे रहा है वैसे भारत ग्रीस को ऋण दे दे। लेकिन चाइना का जो ऋण देने का उद्देश्य होता है वो साम्राज्यवादी होता है कि मेरा लोन आप वापस करो, नहीं तो मैं आपका ये क्षेत्र या ये बंदरगाह अपने कब्जे में कर लूंगा। लेकिन भारत की ये रीति नहीं है। भारत सहयोग करता है, विचार करता है और उस पर जो है कि समर्थन करता है। साम्राज्यवादी विचार नहीं है भारत का। तो भारत इस तरीके से ग्रीस को अपने फेवर में कर सकता है। साथ ही साथ भारत अपनी सॉफ्ट पावर और प्रवासी भारतीयों की मदद ले सकता है, जिसमें डेवलपमेंट को और बढ़ाया जा सकता है, पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हो। क्योंकि आए दिन आप देखेंगे जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग हो रही है इंडिया में, वहां पे भारतीय विमानपत्तन के द्वारा ये कहा गया है कि भारतीयों की बहुत ज्यादा रुचि अब ग्रीस में हो रही है। पर्यटन के रूप में ग्रीस जो है कि उनकी प्राथमिकता बनता जा रहा है भारतीयों के लिए। तो कहीं ना कहीं आप हवाई संपर्कों को बढ़ा के पर्यटन के विकास कर सकते हैं, पर्यटन की ओर, और समुद्री सहयोग भी हो सकेगा, जिसमें सूचना साझाकरण और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहित समुद्री सुरक्षा पर हम सहयोग कर सकेंगे। अब जरा यहाँ पर हम कुछ इनके संबंधों पर नजर डालते हैं जरा, तो आप देखेंगे कि ऐतिहासिक संबंध में अगर आप देखेंगे तो मेगास्थनीज नामक ग्रीक राजदूत भारत आया, जो कि मौर्य साम्राज्य और ग्रीक के मध्य व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की, जिसमें सिक्के और साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है, सिक्के और साहित्यिक स्रोतों से। और यहाँ देखिए मैंने बताया आपको कि गांधार कला जो भारत में देखने को मिलती है उसमें भारतीय कला और यूनानी कला, स्पेशली ग्रीस या ग्रीक, इनके तत्वों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है, जो हम एंशिएंट मतलब आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में पढ़ते हैं। और ग्रीस ने भारत में 1950 में ही अपना दूतावास खोल दिया था, जबकि भारत ने 1978 में एथेंस में अपना दूतावास खोला था। और ये वही एथेंस है जहां पर प्लेटो, अरस्तु जैसे महान विचारकों का जन्म हुआ। प्लेटो और सुकरात, सॉरी अरस्तु नहीं, सुकरात। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते की भी पुष्टि की गई है। तो ये संबंधों को अच्छा किया जा रहा है। तो हम देखते हैं और भी संबंध यहाँ पे मजबूत हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अगले टॉपिक पे। और अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो होगा हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जिस प्रकार से भारत के लिए G20 का महत्व है, भारत के लिए
एससीओ का महत्व है, सेम उसी तरीके से भारत के लिए ब्रिक्स जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी महत्व बहुत है। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए ब्रिक्स में 3 महाशक्तियां हैं, रसिया है, चाइना है, भारत है, और 2 विकासशील देश हैं, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, जिसमें भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक हितों को लगातार साधने का प्रयास करता है। लेकिन अब ब्रिक्स की संख्या बढ़ चुकी है और जिसकी नई घोषणा की जा चुकी है, अब इसमें करीब 6 से 7 मेंबर को और जोड़ने की बात हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, क्या है, बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में। देखिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि ये जो आयोजन था इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, लेकिन कोविड 2020 के बाद से 2019 के बाद से ये जो 1-2 साल जो सम्मेलन हुआ ये वर्चुअल रूप में हुआ, यानी सभी प्रधानमंत्री या सभी देश के जो प्रमुख थे वो अपने अपने देश में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से वो क्या कर रहे थे, इस समिति में, इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे। लेकिन 2019 के बाद इस बार 2023 में पहली बार हुआ कि ये व्यक्तिगत भागीदारी इन्होंने की, अर्थात वहां पर पहुंचे बाकायदा सशरीर के साथ, यानी वहां पहुंचते हैं और वहां मीटिंग को अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो कोविड के बाद ही जोहान्सबर्ग में पहली बार था जहां पर लोग गए, प्रधानमंत्री, शीर्ष प्रमुख, और वहां पे इन्होंने मीटिंग को अटेंड भी किया। इसकी थीम क्या थी कि ब्रिक्स और अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में आयोजित हो रहा है तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप को सेंटर में रखा जाएगा, जिसमें पारस्परिक रूप से तेज समृद्धि, सतत विकास तथा समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी पर फोकस किया गया। ब्रिक्स के स्थायी सदस्यों के अलावा अब इस सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन के सभी 55 सदस्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, 55 देश हैं, और ये पूरे के पूरे अफ्रीकी यूनियन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 55 देश पूरे एशिया, दक्षिण अमेरिका और लघु द्वीपीय राष्ट्रों के लगभग 20 अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था, जो पूरी तरीके से ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये ग्लोबल साउथ क्या होता है? आपने एक बार बताया था लेकिन याद नहीं है, तो मैं फिर से बता दूं, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, ये देखिए वर्ल्ड है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जा रही है आपकी 0 डिग्री की रेखा। तो ऊपर वाले जो देश होते हैं वो ग्लोबल नॉर्थ कहलाते हैं, और जो नीचे वाले देश होते हैं वो ग्लोबल साउथ कहलाते हैं। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो 0 डिग्री के ऊपर रहने वाले जो नॉर्थ देश हैं वो ज़्यादा डेवलप हैं, चाहे उसमें आप देखोगे चाइना, चाहे उसमें आप देखोगे रसिया, चाहे उसमें आप देखोगे अमेरिका, या यहाँ पे पूरा यूरोपीय देश देख लीजिए। लेकिन अगर आप ग्लोबल साउथ की ओर देखो तो यहाँ पे पिछड़े हुए देश हैं बहुत सारे, जो है कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीकी देश हो गए, साउथ अमेरिका हो गए। तो ये सब पिछड़े हुए देश हैं जिनके द्वारा एक ग्लोबल साउथ की डिमांड की जा रही है कि अब हमारी तरफ सेंटर होना चाहिए, हमारी तरफ पावर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी अब हमारी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया नॉर्थ वालों का, बहुत हो गया पैसिफिक, बहुत हो गया यूरोपीय देशों की चलन। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि इस ब्रिक्स सम्मेलन में लगभग 70 से 80 देश और भी अलग से शामिल हुए, जिसमें अफ्रीकी यूनियन शामिल हुआ, एशिया, दक्षिण अमेरिका और छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्रों के भी नेता इसमें शामिल हुए। आगे देखते हैं, जरा ब्रिक्स की बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो 2000 के दशक में गोल्डमैन सैक्स पेपर में इसकी शुरुआत रखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी 7 बड़े देश वाले जो देश हैं, G7 वाले देश हैं, उनके अलावा जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमी, उनको हम शामिल करेंगे ब्रिक्स में। समझिएगा फिर से बात कि जो 7 देश हैं, जो G7 के देश हैं, उनको छोड़ के जो भी देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, उनके साथ हम मिलकर क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को करेंगे, मतलब हम एक संगठन बनाएंगे। तो ये चीज़ें थी जो G7 में शामिल नहीं थे। तो 2006 में ब्रिक नाम से, एस नहीं है इसमें, क्योंकि एस जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में जुड़ेगा। उससे पहले ब्रिक नामक, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन देशों ने 2006 में अपनी वार्ताएं शुरू की और 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ने के बाद ये ब्रिक से ब्रिक्स बन गया। तो अब यहाँ पे सदस्य को अगर आप देखेंगे तो बी से ब्राज़ील और आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये होगा इसके सदस्य। और साथ ही साथ जो ब्रिक्स की हिस्सेदारी है वैश्विक स्तर पे, तो लगभग 41% आबादी कवर करते हैं, 24% विश्व की जीडीपी कवर करते हैं और 16% ग्लोबल ट्रेड को भी ये लोग कवर करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि ब्रिक्स के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पहल भी शुरू की गई है, तो बिल्कुल एक तो एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कि चीन के किस शहर में है। मैंने हिंट दे दिया कि चीन में तो है, लेकिन चीन के किस शहर में, ये प्रश्न आपसे बन जाता है अक्सर मैचिंग करने के लिए। तो जो इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं उसके हेडक्वार्टर्स आते हैं ना, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में।
साथ ही साथ सदस्यों की अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करता है कि जो इसके सदस्य होते हैं उन्हें जो है कि इमरजेंसी में अगर पैसे चाहिए होते हैं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक उनको क्या करता है, तरलता, तरलता मतलब पैसे देना, लिक्विडिटी देना। ये इकोनॉमिक का शब्द है जो मैंने आपको इकोनॉमी में बताता रहता हूँ। संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए और नियंत्रण हेतु टीकों के लिए ब्रिक्स अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना करना, जैसे कोविड-19 में हुआ। और ब्रिक्स निवेश और व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, क्योंकि 2022 में ब्रिक्स देशों के बीच लगभग 162 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। अब वो अलग बात है कि भारत ने कितना व्यापार किया, कि सबसे अधिक व्यापार चाइना का ही रहा। तो देखते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ उसके क्या परिणाम निकल के आए। तो पहला तो ब्रिक्स का विस्तार हो गया, ब्रिक्स का विस्तार हो गया दोस्तों, और ये सभी देश 1 जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्य बन जाएंगे। वो कहते हैं ना कि आप कारवां लेकर चलिए, कारवां आपका बढ़ता चलेगा। मतलब अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी उम्मीद अच्छी है, आपकी मेहनत ईमानदारी से है, तो आपका कारवां बढ़ता जाएगा। आप किसी भी काम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर 2 लोग मिलकर शुरू करते हैं तो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद क्या होता है, उसमें हजारों लोग जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके काम करने का तरीका अच्छा होता है, लोगों को आपके इंटेंशन पता होते हैं, आपके गोल सोशल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये लोगों को पता होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो आपसे जुड़ते हैं। तो कोई भी संगठन तभी बेहतर माना जाता है जब उसमें सदस्य संख्या की वृद्धि होती है। तो उसी तरीके से जहां पर ब्रिक्स में भी अब सदस्य संख्या में वृद्धि हो रही है। इसमें कौन कौन सदस्य जुड़ेगा इस बार? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो ध्यान दीजिएगा, ईरान की जो बात थी वो तो हमने पहले ही बताई थी, पिछली साल ही इसको जोड़ लिया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2024 से ये सभी सदस्य जो है कि अब पूर्ण बन जाएंगे। तो अब ब्रिक्स का नाम हो सकता है अब चेंज हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है। अगर हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, BRICS, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यानी इन देशों के नाम से ही अगर ब्रिक्स बना है, तो जब इन देशों को भी इसमें शामिल किया जाएगा तो हो सकता है आगे आने वाले समय में ब्रिक्स के नाम में परिवर्तन हो जाएगा, या हो सकता है अब इस पे विचार चल भी रहा हो और नया नाम आएगा ब्रिक्स के रूप में जब इसका अगले साल 2024 में शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उम्मीद है मुझे कि शायद नाम में कुछ परिवर्तन हो। और वहीं जोहान्सबर्ग द्वितीय घोषणा भी इसमें की गई, जिसमें आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक मामलों पर ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण शामिल थे, और जिसके लिए इन्होंने 3 स्तंभों को यूज किया जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी रहेंगे। 3 स्तंभ कौन से? कि पहले तो राजनीतिक और सुरक्षा की बात करिए, आर्थिक और वित्तीय सहयोग की बात करिए, सांस्कृतिक और लोगों के बीच में परस्पर सहयोग की बात करिए, कि ये देशों के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो एक दूसरे देश में जाए, टूरिस्ट के रूप में जाए, घूमने जाए, रिसर्च के रूप में जाए, एजुकेशन के रूप में जाए, जिससे क्या होगा, दोनों ही देशों के बीच में आर्थिक संबंधों में वृद्धि होगी और व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना, क्योंकि वैश्विक शांति को बढ़ावा देने और अधिक प्रतिनिधित्वकारी और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करने में ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और धीरे धीरे आप देखोगे भारत वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सर्वत्र विश्व एक घर है, पूरा परिवार एक घर है, या एक वसुधैव कुटुंबकम, पूरा घर ही एक परिवार है। इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चल रहा है, योग के कॉन्सेप्ट को लेके आगे चला उसने, मोटे अनाज को जो है कि इस बार आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं वैश्विक शांति बढ़ा सकती है, क्योंकि भुखमरी और गरीबी जब दुनिया से समाप्त हो जाएगी तो वैश्विक स्तर से शांति स्थापित होगी, जिसमें भारत बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या का प्रतिनिधित्व और जीडीपी का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। चाइना और भारत 2 महत्वपूर्ण जनसंख्या वाले देश जो कि ब्रिक्स के ही संगठन के सदस्य हैं, एससीओ के ही सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं अब दुनिया में वैश्विक शांति या वैश्विक मुद्दे के समाधान करने के लिए ब्रिक्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में उभर रहा है, और जितने भी संधारणीय विकास और समावेशी वृद्धि है, जिसको हम लोग एसडीजी पढ़ते हैं, एसडीजी के टारगेट को अचीव करने में भारत जैसे देश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं। स्थानीय मुद्राओं में भी व्यापार हो रहा है, क्योंकि स्थानीय मुद्राओं, यहाँ पे जो बैंक के गवर्नर हैं या मंत्री हैं, वित्त मंत्री, उन्होंने स्थानीय मुद्राओं, भुगतान साधनों और प्लेटफॉर्म्स के मुद्दों पर विचार करने का कार्य सौंपा गया है कि क्या हम डॉलर की जगह, युआन की जगह अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करें। कि जैसे मुझे भारत को रशिया से व्यापार करना है, तो रसिया की जो वहाँ की करेंसी है वो उसे रूबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रूबल कहते हैं। और भारत की क्या है? रुपया है। तो रूबल और रुपये में व्यापार कर ले, मतलब मैं अगर रसिया से कोई सामान खरीद रहा हूँ तो उसे बदले में रूबल दे दूँ, और अगर रसिया भारत से कोई सामान खरीद रहा है तो वो बदले में रुपए दे दे।
अगर मुझे चाइना से कोई व्यापार करना है तो चाइना को मैं युआन या रेनमिनबी जो वहाँ की मुद्रा है वो दे दूँ और वो मुझे रुपया दे दे। इसी तरीके से हम ईरान से अगर व्यापार करें तो हमसे दिरहम दे दें। तो ये सारी चीज़ें लोकल मुद्राओं की बात हो रही है, यानी अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करो, डॉलर की टेंशन खत्म करो। डॉलर नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़े कि व्यापार नहीं होगा। और संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर भी जोर दिया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की परिषद में सुधार कीजिए और भारत में जो है कि भारत को स्थायी सदस्य के रूप में लाइए। हालांकि इसमें चाइना और रसिया दोनों ही नहीं चाहते हैं कि भारत स्थायी सदस्य बने। ऊपरी तौर पे भले कह देते हैं, लेकिन चाइना तो खुल के विरोध करता है कि नहीं, भारत स्थायी सदस्य नहीं बनना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक रहता है हमारे लिए। खैर कोई नहीं, हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ताकि कहीं ना कहीं से हमें इसके लिए कोई जानकारी मिले या भारत को सदस्यता मिले, ये सभी चीज़ें। अच्छा, भारत के प्रस्ताव भी इसमें कुछ थे। भारत ने कहा कि सबसे पहले हमें अपने ब्रिक्स के स्तर पे एक अंतरिक्ष सहयोग स्थापित करना चाहिए। ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ की स्थापना का आह्वान किया है मोदी जी ने। वहीं G20 में शामिल करने की बात कहा है कि G20 में जो सभी ब्रिक्स देशों और अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता देने पर प्रस्ताव कीजिए, ताकि G20 की जब सदस्यता बढ़ेगी तो भारत का G20 में एक दबदबा बनेगा, क्योंकि ब्रिक्स और अफ्रीकी संघ में भारत का अच्छा पकड़ है, अच्छे संबंध है। तो ये देश भी G20 में क्या करेंगे, भारत का समर्थन करेंगे। और ब्रिक्स को भविष्य के लिए तैयार किया जाए, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया है मोदी जी के द्वारा कि ब्रिक्स को भविष्य के लिए तैयार करो। जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए ब्रिक्स को अभी से तैयार किया जाए। और भारत द्वारा समर्थित अन्य प्रस्ताव कौन कौन से हैं, तो जैसे बड़ी बिल्ली प्रजाति के संरक्षण की बात की गई है 5 देशों के बीच में। बड़ी बिल्ली का मतलब हो गया बिग कैट। अब बिग कैट में तेंदुआ, चीता, शेर, जगुआर, हालांकि 7 प्रजातियां आती है इसमें। बाकी जो और भी है उन 7 के क्रम आपको लिख के बताने हैं। टोटल 7 आते हैं बिग कैट में। जो छोटी कैट होती है वो हमारे घरों में बिल्ली के नाम से जानी जाती है, जो बिल्ली हमारे घरों में दौड़ती है, चूहे वगैरह को पकड़ती है। लेकिन जिस दिन बिग कैट आपके घर में दौड़ने लगा ना, तो चूहा छोड़ो हम ही लोग नहीं बचेंगे। समझ में आया। और ब्रिक्स बिजनेस फोरम के दौरान लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने की वकालत की और पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक कोष बनाया जाए, क्योंकि आप देखेंगे चाइना जैसे शहरों में, भारत जैसे देशों में यहाँ पर पारंपरिक चिकित्सा का बहुत महत्व है, आयुर्वेद का बहुत महत्व है। हालांकि आयुर्वेद को बाबा रामदेव जी के द्वारा पूरे विश्व के स्तर पर एक नया प्रतिमान के रूप में स्थापित किया गया। बहुत बड़ा एक उन्होंने सहयोग किया और भारत की एक अलग पहचान स्थापित की कि योग और आयुर्वेद से हम हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। जबकि आयुर्वेद के जो संस्थापक थे उनकी शुरुआत चरक संहिता के नाम से चरक ने की थी, लेकिन अब उसको आगे बढ़ाने का काम, अब आप देखेंगे अपने घरों में भी देखेंगे कि आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान बढ़ रहा है। एलोपैथी की तरफ नहीं, यूनानी दवाइयों की तरफ नहीं, बल्कि आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो हमारे शरीर को नुकसान कम पहुँचाती हैं, फ़ायदा ज़्यादा करती हैं। जबकि अंग्रेजी दवाइयाँ फ़ायदा ज़्यादा नहीं करती बल्कि नुकसान ज़्यादा करती हैं हमारी बॉडी को। एक बीमारी दूर करोगे आप अंग्रेजी दवाई से, लेकिन 4 नई बीमारियां आपकी बॉडी में पैदा हो जाएंगी, जबकि आयुर्वेद से ऐसा नहीं होता है। तो जो ब्रिक्स का विस्तार किया जा रहा है, जो नए नए देश जोड़े जा रहे हैं, इथोपिया, मिस्र, ईरान, इनके जोड़ने से क्या फायदा होगा, क्या इसमें कुछ फायदा देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल कि भू राजनीतिक और भू आर्थिक विस्तार होगा, क्योंकि ब्रिक्स के भीतर भू राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे को जो सहयोग मिलेगा, उसमें जो महत्वपूर्ण व्यापार के जो चोक पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका स्वेज नहर है। अब मिस्र के जुड़ जाने से क्या होगा, स्वेज नहर से होने वाले व्यापार में हमें सुरक्षा प्राप्त होगी, हमारे जो है कि समुद्री जो डकैती होती है उससे सुरक्षा प्राप्त होगी। क्योंकि मिस्र जब ब्रिक्स का देश बन जाएगा, ब्रिक्स का सदस्य बन जाएगा और भारत जैसा देश का जो व्यापार होगा भूमध्य सागर से, तो स्वेज नहर में सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी ब्रिक्स के सदस्य होने के नाते मिस्र उठाएगा। होर्मुज जल संधि ये भी इंपॉर्टेंट होगी। बाबल मंदेव जल संधि, ये सभी इंपॉर्टेंट संधियां हैं जहां से सऊदी अरब वाले पार्ट में सहयोग मिलेगा। और ये सब ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, जहां पे हमें जो समुद्री पायरेसी जिसे हम कहते हैं, समुद्री चोरी, उसे हमें कम करने में सहायता मिलेगी। अवसंरचनात्मक संपर्क देखेंगे तो भारत, ईरान, रूस पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को जो है कि डेवलप करने पर विचार कर रहे हैं और लगातार इसे विकसित भी कर रहे हैं। अफ्रीका का विकास होगा, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अफ्रीकी देशों में एकीकरण, विकास बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब अफ्रीका के ही आपस के देशों में होगा तो इससे डेवलपमेंट बढ़ेगा, एकीकरण बढ़ेगी, इंटीग्रिटी बढ़ेगी। वैश्विक शांति को समाधान मिलेगा, क्योंकि 4 प्रमुख देश मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के शामिल होने से ब्रिक्स को बढ़त मिलेगी, क्योंकि ये अतीत में एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे। आप देखो ना
कि कैसे ईरान इराक एक दूसरे के विरोधी थे, ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन जब यहाँ पर आपस में ये बैठेंगे एक ही मंच पर, तो अपने जो सिया सुन्नी वाले विवाद हैं या जो है कि यूएस से प्रेरित जो विवाद हैं उनको समाप्त करेंगे और आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। और आपको भी पता है कि जो पश्चिमी एशियाई देश हैं, जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जहाँ पे मुस्लिम देश हैं, जहाँ पर क्या होता है कि आप देखो कि आतंकवादी घटनाएं ज्यादा होती हैं, आईएस का दबदबा वहां पे, सीरिया जैसे देशों में दिक्कत है, तो यहाँ से वैश्विक शांति विखंडित हो जाती है। तो यहाँ पर वैश्विक शांति को बनाने में भी सहयोग मिलेगा और बहुपक्षीय प्रणाली में भी सुधार होगा। जहाँ पश्चिमी शक्तियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं, वहां अब ब्रिक्स जो है कि बहुपक्षवाद की ओर बढ़ रहा है कि हम केवल अपने देश को नहीं बल्कि सभी पक्षों को इसमें शामिल कर रहे हैं। लेकिन अब इसी के साथ कुछ चुनौतियां भी हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि मूल उद्देश्य का कमजोर होना। ब्रिक्स को बनाया गया था जिस मूल उद्देश्य के साथ, वो कमजोर हो सकता है क्योंकि इसमें चाइना का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। चाइना लगातार अपने सहयोगी देशों के माध्यम से अपना ब्रिक्स में, जैसे एससीओ में उसकी बहुत पहुंच है, बढ़त है, वैसे ही ब्रिक्स में भी वो अपनी बढ़त को मजबूत कर रहा है। तो मूल उद्देश्य कमजोर हो जाएगा कि जहां पे हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से विकास करना था, एकीकरण लाना था, वहां पे तनाव भी पैदा हो सकता है। क्योंकि कहते ना, जैसे एक घर में, वो एक कहावत सुनी होगी आपने कि जहां 4 बर्तन होते हैं वहां आवाज करते ही करते हैं। अगर एक थाली आपके घर में तो कोई आवाज नहीं होगी, शांति से आप खाओगे। लेकिन जहां 4 बर्तन है वहां कोई थाली गिर रही है, कहीं प्लेट गिर रही है, कहीं गिलास गिर रही है। सेम कहने का मतलब मेरा वही है कि जैसे जैसे देशों का संगठन बढ़ेगा, ब्रिक्स में देशों की संख्या बढ़ेगी, वैसे ही वैसे गुटबंदी शुरू हो जाएगी, लॉबिंग शुरू हो जाएगी। जैसे अभी देखिए, अब ब्रिक्स में क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि चाइना रसिया और अफ्रीका को अपने फेवर में करना चाहता है और भारत ब्राजील को अपने फेवर में करना चाहता है। तो गुटबंदी जो है वो और बढ़ जाएगी जब इनकी संख्या बढ़ेगी, मूल उद्देश्य कमजोर हो जाएगा। और ये आपके डेली लाइफ में भी होता है कि जैसे ही आप किसी संगठन में जुड़ते हो और वहां पे अगर सदस्य संख्या बढ़ती जाती है तो आप देखोगे कुछ ना कुछ गुट बन जाते हैं, गुटबाजी हो जाती है, जो उसकी मूल मान्यता के खिलाफ हो जाता है। भारत के हितों को संतुलित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत क्वाड, संघाई सहयोग संगठन, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इन सभी के साथ संतुलन बनाने में मुश्किल हो सकती है। क्योंकि क्वाड में आपको पता है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जो चाइना और रसिया के घोर विरोधी हैं, जबकि चाइना और रसिया सहयोगी हैं किसके, एससीओ के भी हैं और ब्रिक्स के भी हैं। अगर इन्हें खुश करेगा तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया नाराज हो जाएंगे। अगर क्वाड के माध्यम से, मालाबार सैन्य अभ्यास के माध्यम से अगर भारत अमेरिका, ब्राजील और जापान को खुश करेगा, ऑस्ट्रेलिया खुश करेगा, तो रसिया और चाइना जो है कि नाराज होंगे। तो ऐसे में भारतीय हितों का संतुलन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन भारत फिर भी उसके लिए प्रयास कर रहा है। और आगे देखते हैं भू राजनीतिक। अच्छा, और भी यहाँ पे देखिए कि G20, आसियान और बिम्स्टेक ऐसे भी सदस्य देश हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे संगठनों का भी भारत सदस्य है। तो यहाँ पर भी संबंध को संतुलित करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब भू राजनीतिक आयाम की बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण ब्रिक्स समूह के अलग अलग देशों के बीच भी तनाव बढ़ सकता है। जैसे मिस्र और इथोपिया के बीच नील नदी के प्रबंधन को लेकर विवाद है और ब्रिक्स में मिस्र और इथोपिया दोनों ही शामिल हो रहे हैं, जैसे सऊदी अरब और ईरान शामिल हो रहे हैं। सदस्यता हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं है कि किसी को सदस्य बना सकते हो। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में कठिनाइयां भी आ रही हैं धीरे धीरे, और लघु पक्षवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब कि ब्रिक्स समूह के विस्तार के साथ हम लघु पक्षवाद की एक नई लहर देख सकते हैं। यह राजनयिक सहभागिता की एक नई शैली है जिसमें समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के छोटे और मध्यम आकार के गठबंधन को प्रमुखता दी जाती है, और यही लघु पक्षवाद होता है। वैश्विक सामूहिक कार्रवाई के साधनों में और भी अधिक नष्ट होने का खतरा बढ़ सकता है इससे। मतलब जैसे जैसे हम अपने क्षेत्रवाद की ओर बढ़ेंगे, संरक्षणवाद की ओर बढ़ेंगे, लघुवाद की ओर बढ़ेंगे, तो हम वैश्विक सोच नहीं रख पाएंगे। ग्लोबल स्तर पे कोई भी काम नहीं होगा, और जब ग्लोबल स्तर पे कोई भी कार्रवाई की जा रही होगी शांति स्थापित करने के लिए, तो उसमें हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ब्रिक्स। क्योंकि भाई ब्रिक्स फिर अपने क्षेत्रों की बात करेगा, अपने सदस्य देशों की बात करेगा, अपने जो है कि राजनीतिक हितों को साधने की बात करेगा, तो वैश्विक शांति भंग होने के भी एक चांसेस हो सकते हैं। ये एक समस्या देखने को मिल रही है। हालांकि भारत को इन घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, भारत अपना क्या स्टैंड ले सकता है, तो पहला तो संतुलन स्थापित करना चाहिए। पश्चिमी शक्तियां विशेषकर अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता है। ब्रिक्स में ईरान भी शामिल हो गया जो अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित है, तो भारत दूसरा सहयोग ले सकता है ना। वो ये भी तो कह सकता है कि भाई अमेरिका के द्वारा जो समर्थित सऊदी अरब है वो भी तो ब्रिक्स में शामिल है, और भारत अगर सऊदी अरब से संबंध अच्छा रखेगा तो नो डाउट आपके यूएसए से भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। आप ईरान और
ईरान जैसे देशों को क्यों देख रहे हो? जो अमेरिका ने प्रतिबंधित किया है, तो भारत यहाँ पे प्रतिक्रिया दे सकता है। चीनी प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। आर्थिक कूटनीति और रूस और ईरान के साथ अपने संबंधों के जरिए ब्रिक्स समूह में चीन के प्रभाव को हम संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि रसिया हमारा एक अच्छा दोस्त है। ईरान में चाबहार पोर्ट के माध्यम से हम एक अच्छी दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन सबके सहयोग के माध्यम से हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। ब्रिक्स के माध्यम से ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव, मैंने बता दिया ग्लोबल साउथ कौन से होते हैं, उनके साथ हम जुड़ाव स्थापित कर सकते हैं। भारतीय भुगतान प्रणालियां, यानी सदस्य देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को संस्थागत बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे भारत की भुगतान प्रणालियां और डेवलप हो सकेंगी और नई नई टेक्नोलॉजी यूज होगी। जो अभी हम फोन पे, यूपीआई, गूगल पे जो यूज कर रहे हैं उसमें और भी सुधार हो सकेगा। और ऊर्जा सुरक्षा की बात करेंगे तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश जो हैं, मध्य पूर्वी शक्तियों के शामिल होने से भारत के लिए ऊर्जा संकट की समस्या का समाधान हो सकता है। यानी इमरजेंसी पड़ने पर भी इन समय सस्ते दरों पर तेल हमें प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के दौरान हमें तेल नहीं मिला। अमेरिका ने जब ईरान को प्रतिबंध लगाया तो अमेरिका ने भारत से स्पष्ट कहा कि तुम्हें ईरान से जो तेल व्यापार करते हो उसे जीरो कर दो, मतलब हमसे तेल ले लो। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान से तेल लेना बंद कर दो, तभी हमारी और तुम्हारी दोस्ती अच्छी चलेगी। तो अमेरिका इसके बाद क्या करता? शुरू में तो सस्ता देता, बाद में मोनोपोली करता, क्योंकि ईरान के साथ संबंध हमारे अगर खराब हो जाते तो अमेरिका 10 रुपए की जगह 1000 रुपए में तेल देता, और फिर भारत में उससे क्या होता? महंगाई बढ़ जाती, क्योंकि तेल आता महंगा तो महंगा तेल बिकता है यहाँ पे। तो भारत ने कहा ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी एक संप्रभु देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, हम किसी देश के पीछे नहीं चलेंगे। हमें अगर ईरान से तेल सस्ता मिल रहा है तो हम अमेरिका से भी लेंगे और ईरान से भी लेंगे, हम किसी एक दोस्त पे निर्भर नहीं रहेंगे। तो इससे क्या सीख मिली कि किसी भी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको कई सारे दोस्तों को बना के रखना चाहिए, जो इमरजेंसी में कोई भी एक दोस्त काम आ सकता है। अगर आपका एक ही दोस्त है, मान लो उसने भी इमरजेंसी के समय आपका सहयोग नहीं किया या वो सहयोग करने में असमर्थ रहा, तो आपके लिए तो समस्या खत्म ही नहीं हुई। तो कई सारे दोस्त बना के रखने चाहिए। इसीलिए भारत क्या करता है? मल्टीपर्पज देखता है, मल्टीलेटरल देखता है कि नहीं, हम हर पक्ष के साथ अच्छे संबंध रखेंगे। और भारत ने ईरान के साथ तेल के संबंधों को कभी भी जीरो नहीं किया है। तो ये सब चीजें हैं। और सदस्यता संबंधी मानदंड को परिभाषित करना चाहिए कि सदस्य बनाने से पहले क्या क्राइटेरिया आपको रखना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा। देखिए दोस्तों, हो सकता है क्लास थोड़ी सी लेंदी हो जाए, लेकिन मैं अपने पूरे अनुभव के साथ जो मेरे को नॉलेज है और जो मैगजीन में लिखा आ रहा है उसको बहुत अच्छे से यूज़ करके आपको मैं बताऊं, ताकि प्रेजेंट कर सकूं आपको और चीज़ें आपको आसान हो सके। क्योंकि विजन आईएएस की मैगजीन अगर आप सेल्फ स्टडी करते होंगे तो 90% बच्चों को प्रॉब्लम आती होगी कि बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होंगे, कनेक्टिविटी नहीं कर पाते होंगे। तो इसी चीज़ को समाधान करने के लिए बस हमारे चैनल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपको विजन आईएएस की मैगजीन ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी मीडियम में अब बहुत सुधार हो रहा है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान आपके लिए खड़े हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कंटेंट दिया जा रहा है, बहुत मेहनत की जा रही है। उसी सीरीज में एक हमारा चैनल भी है जो आपके लिए विजन आईएएस को बहुत ही आसान भाषा में प्रदान करता है। लेकिन विजन आईएएस के लिए मैं कह सकता हूँ पूरे यूट्यूब पर आप देख लेना, ग्लैंस एकेडमी से बेहतर कोई भी यूट्यूब चैनल विजन आईएएस को नहीं पढ़ा रहा है, हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली। इंग्लिश मीडियम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम की आप चेक कर सकते हो। तो चलिए मालाबार की बात करेंगे। तो यहाँ पे टाइटल ही आया कि मालाबार केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सैन्य अभ्यास से आगे है या केवल हम बस सैनिक शक्ति को मजबूत करते हैं वहां पर। तो आप देखेंगे कि भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार सिडनी अर्थात कि प्रशांत महासागर के तट पर मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया, जबकि इससे पहले यह हिंद महासागर में ही आयोजित किया जाता था। हिंद महासागर में, क्योंकि मालाबार कहाँ पड़ता है? भारत के तट पे स्थित है। पता है ना मालाबार कहाँ है? कोरोमंडल तट और मालाबार तट कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में करिए। मैंने अभी जो कल शॉर्ट नोट्स एक भेजा था आप लोगों को टेलीग्राम पर ज्योग्राफी का, उसमें भी ये चीज़ मेंशन की गई है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कोरोमंडल तट और मालाबार तट कौन सा है। तो इसीलिए आपको कमेंट करके बताना कि मालाबार किस राज्य पे है और कोरोमंडल किस राज्य पे है। तो ये जो हिंद महासागर में होता था, अब उसे प्रशांत महासागर में पहली बार कराया गया। तो क्या मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास है वो अब दो महासागरों में होगा? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शक्ति का क्या हो रहा है, एक तरीके से आगे बढ़ रही है शक्ति, हमारी शक्ति पॉजिटिव चल रही है। हालांकि क्वाड के संयोजन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास का इतिहास क्या है? क्वाड देश जो QUAD, क्वाड में कौन कौन है? USA आपका शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है
और इंडिया शामिल है। इन चारों देशों के सहयोग से एक मालाबार नाम से नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया और इसमें 1992 में इसकी शुरुआत हुई। 1992 में शुरू में ये भारत और अमेरिका के बीच ये द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया गया था। हालांकि 2007 में पहली बार इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर भी शामिल हो गए थे और इसी वर्ष अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने क्वाड नाम की एक व्यवस्था को शुरू किया, जो कि 2007 में क्वाड को एस्टैब्लिश किया गया। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद 2008 में जब चीन ने इसका विरोध किया क्वाड का, तो ऑस्ट्रेलिया और जापान बाहर हो गए, लेकिन दोबारा 2015 में जापान इसमें फिर से स्थायी भागीदार बन गया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया इसमें फिर से शामिल हो गया। तो क्वाड के द्वारा ये मालाबार सैन्य अभ्यास शुरू किया गया था। हालांकि बात करेंगे इसके आगे कि 2007 के बाद निम्नलिखित कारकों ने क्वाड की चीन विरोधी विचारधारा को और अधिक प्रोत्साहित कर दिया। पहला कि भूमि व समुद्री विवादों के माध्यम से जो चीन का बढ़ता प्रभाव है, इसमें क्वाड ने काउंटर रिप्लाई करना शुरू कर दिया। इसकी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पहल को लेकर संदेहात्मक दृष्टिकोण डेवलप हुआ कि लग रहा है कि चाइना जो है कि पूरे विश्व को अपने जाल में फंसाना चाह रहा है। और ओबोर से ऋण संबंधी जो कूटनीति है, ये क्या करता है, छोटे छोटे देशों को चाइना क्या करता है, जहाँ पे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, जिन बंदरगाहों को जोड़ना होता है इससे, वहां पे ऋण देता है और ऋण देके क्या करता है, ऋण ट्रैप करता है, ऋण ट्रैप, जिसको हम लोग डेट ट्रैप कहते हैं, कि ताकि सामने वाला देश इसके ऋण के जाल में फंस जाता है। तो ये जैसे आपका श्रीलंका का हम्मन टोटा हो गया, मालाबार, अफ्रीका के कई देशों में जो है कि इसने ऐसा किया है। तो ये जो चीजें हैं, इसकी वजह से अब इसको काउंटर रिप्लाई करने की बात शुरू हो गई थी। हालांकि हमने टाइटल देखा कि मालाबार केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं है, यानी उससे आगे बढ़ के, तो इसके महत्व पे हम चर्चा करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, इसके आगे क्या इसकी प्रमुखता है। जैसे रणनीतिक अभिसरण की बात करें तो मालाबार तट से बंगाल की खाड़ी की ओर स्थानांतरित करना, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के बीच बारी बारी से सैन्य अभ्यास आयोजित करना हिंद प्रशांत प्रतिभागियों के बीच एक रणनीतिक अभिसरण का संकेत है। यानी केवल हिंद महासागर में ही नहीं होगा, बल्कि हिंद महासागर के साथ प्रशांत महासागर में भी अब इसका आयोजन कराया जाएगा, यानी इसकी मोनोपोली नहीं होगी। ये बहुपक्षवाद पर फोकस करता है। शक्ति संतुलन की बात करेंगे तो भाई शक्ति संतुलन में अगर आप देखोगे, ओबोर हो गया, लॉजिस्टिक बेस हो गया, ऋण जाल कूटनीति आदि के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की जो बढ़ती उपस्थिति है, इसको हम काउंटर कर सकेंगे, इस उपस्थिति को कम कर सकेंगे। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो सामान्य स्थिरता है, जैसे क्वाड हो गया, मालाबार अभ्यास के द्वारा एक स्थायी हिंद प्रशांत गठबंधन का निर्माण करने के लिए हम बड़ा कदम उठा रहे हैं और वैश्विक हितों की रक्षा कर पाएंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ती अस्थिरता से ग्लोबल कॉमन्स जो मुद्दा आया है सामने, ग्लोबल कॉमन्स का मतलब होता है दोस्तों, जो सबके लिए जरूरी है, जैसे पर्यावरण सबके लिए जरूरी है, वायु अंतरिक्ष सबके लिए जरूरी है, समुद्री संसाधन सबके लिए जरूरी है, इनकी सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा प्रकट हो गया है, तो यहाँ पर भी हम फोकस कर रहे हैं। और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, क्वाड देशों ने कानून के शासन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में पोत परिवहन की स्वतंत्रता और सभी राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता स्थापित की है। चाइना और रसिया जैसा नहीं है कि साम्राज्यवादी विस्तार कर रहे हो, कि यूक्रेन में घुस गए, कीमिया पे अटैक कर दिया, और चाइना जो है कि लगातार साम्राज्यवाद बढ़ा रहा है अपना ताइवान की ओर, मंगोलिया की ओर। तो ऐसा भारत और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया नहीं करते हैं। इनके कानून का शासन होता है, लोकतंत्र की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति विचार करने की बात होती है, दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता का सम्मान किया जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। विश्वास और सैन्य सहयोग पर स्थापित करना, विश्वास और सैन्य सहयोग स्थापित किया जाता है। महासागर के क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों के बीच जो नौसैनिक अभ्यास हो रहा है, नौसैनिक सहयोग इससे डेवलप हो रहा है, और साथ ही साथ अन्य भी ऐसी पहले, जैसे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इन सभी के माध्यम से देशों के बीच में क्या हो रहा है, एक सहयोग स्थापित हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन सभी चीज़ों का भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली चीज़ की मजबूत समुद्री व्यवस्था का विकास हम कर पाएंगे, क्योंकि नौसैनिक शक्ति क्षमताओं को रेखांकित करते हुए देखा जा रहा है कि समुद्री नियंत्रण और समुद्री अवरोध जैसी क्षमताएं हमारी शामिल हो रही हैं, जिसमें पनडुब्बी, जल के नीचे ड्रोन, विमान वाहक, सतह पोत, इन सबकी क्षमता हमारी डेवलप हो रही है। और वहीं समुद्री वाणिज्यिक यातायात के लिए पोत परिवहन मार्गों की भी सुरक्षा हो पा रही है और नौवहन चौक पॉइंट पर नियंत्रण मिल रहा है। अब पता चला भारत ने किसी के साथ सैनिक सहयोग किया या कहीं व्यापार कर रहा है, और वहां पर जो है कि भारत के मालाबार तट के देश शामिल नहीं है या इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स पे भारत का कंट्रोल नहीं है, तो वहां पे व्यापार करने में संकट देखने को मिलेगा कि चोरी होने लगेगी वहां पे हमारे सामान की। तो ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय सैन्य क्षमताएं
राष्ट्रीय सैन्य क्षमताएं जैसे क्वाड के वर्तमान उद्देश्य किसी भी सैन्य सहयोग में आधारभूत बने रहेंगे, क्योंकि भाई आर्थिक तकनीकी सैन्य रूप से आप डेवलप अपनी सेनाओं को करना चाहेंगे, तभी आप राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकते हैं, यानी राष्ट्र की सुरक्षा कर सकते हैं। और भारत की सागर नीति को मजबूत किया जा रहा है। सागर मतलब होता है सभी के सभी, मतलब क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास करना। इस पहल से देश के राष्ट्रीय हितों के साथ साथ क्षेत्र की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हो रही है, क्योंकि हिंद महासागर में जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, इंडोनेशिया आप देखोगे, म्यांमार देखोगे, मालदीव देखोगे, मेडागास्कर देखोगे, इन सभी देशों की भी सुरक्षा यहाँ पर हो सकेगी। और आर्थिक महत्व की बात करेंगे तो जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वैसे वैसे व्यापक समुद्री हितों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि अब भारत केवल स्थल खंड से ही अपनी जीडीपी को ग्रो नहीं करा सकता। भारत ने खुद अपना लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हम 5 ट्रिलियन, कितना दोस्तों, 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दर्जा प्राप्त करने वाले हैं। तो जब इतनी बड़ी जीडीपी और इतनी बड़ी इकोनॉमी बनानी है अपने आप को, तो केवल स्थल पे जो संसाधन है, जमीन पर जो संसाधन है, उनके माध्यम से नहीं, बल्कि समुद्र के संसाधनों का भी प्रयोग करके हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। अब समुद्र में संसाधन आप देखोगे, क्रूड ऑयल मिलता है, शेल गैस मिलती है, मत्स्य पालन होता है, पोत परिवहन होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। समुद्री संसाधनों का प्रयोग शैवाल हो गया, प्रवाल हो गया, मूंगा द्वीप हो गए, इन सभी के माध्यम से कर सकते हैं। तो भारत द्वारा निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र से आगे बढ़ने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। मतलब अब भारत अपने जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन से आगे बढ़ के मिड मतलब मध्य समुद्र में अपने समुद्री संसाधनों का प्रयोग करके इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये जो उपयोग करेगा वो संधारणीय उपयोग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि संसाधनों का दुरुपयोग हो, तो ये चीजें नहीं होंगी। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मालाबार अभ्यास केवल भारत की समुद्री सुरक्षा चिंताओं का समाधान करता हुआ प्रतीत नहीं होता, बल्कि मालाबार सैन्य अभ्यास श्रृंखला विकास के भू राजनीतिक और हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होने के मापक के रूप में देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो केवल अपनी सुरक्षा को ही नहीं मजबूत कर रहा, बल्कि जियो पॉलिटिक्स को भी मजबूत कर रहा है भारत। तो ये तो थी आज की क्लास दोस्तों। क्लास काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, और आप लोगों को मैं बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन अर्थात PSIR जिसे हम लोग कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और हालांकि मेरा इसी में मास्टर भी हुआ है, मेरी नेट और JRF की क्वालिफिकेशन भी इसी के अंतर्गत है। तो इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी के सेगमेंट पे मेरी अच्छी पकड़ है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोग जब स्टडी करते हो तो केवल 2 देशों के बीच का संबंध पढ़ते हो, जबकि IR कहता है इंटरनेशनल रिलेशन कि हमारे संबंध 2 देशों के ही बीच के नहीं है, बल्कि और भी देशों के संबंध प्रभावित होते हैं। इसलिए बाकी देशों को भी आपको कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, ये चीजें मैं आपको सिखाने में मदद कर पा रहा हूँ। और इसके साथ और भी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं रेगुलर बेस पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और चैनल की PDF प्लेलिस्ट में आप जाइए, बहुत सारी चीजें वहाँ पे RO के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह चलाई जा रही है, तो वो सभी भी आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।